हेलो बच्चों, मैं आपका बेसर आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग 3.2 तक के सारे प्रश्नों को क्या कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। वहाँ सारे का मान आपको अच्छे से ज्ञात करा दिया गया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया भी गया है। तो अगर कोई बच्चा नया हो तो आप एक बार जाके क्या करिए, पिछला लेक्चर देख लीजिए। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पर्सनालिटी 3.3 के लिए, जो भी बात करेंगे उसी के लिए करेंगे। लेकिन इसके पहले आखिर हम कर क्या रहे हैं? अब तक हम क्या कर रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का हल बीजगणितीय विधि के द्वारा ज्ञात करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने आपको शुरू में बताया है कि बीजगणितीय विधियों में मुख्य रूप से दो विधियों को हम अपनाने वाले हैं। एक तो है हमारा प्रतिस्थापन विधि और दूसरा हमारा क्या है, विलोपन विधि। इसके पिछले लेक्चर 3.2 तक हम लोग क्या किए हैं, प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग किए हैं। अब हमारा आता है अगला विलोपन विधि। तो जैसे पहले में हमने प्रतिस्थापन विधि को प्रश्नों को हल करते करते सीखा था, सेम उसी प्रकार से अब विलोपन विधि को भी प्रश्नों को हल करते करते हम क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। और इसमें हम सबसे पहले पहला आपका ले रहे हैं उदाहरण नंबर 8 और देखते हैं कि उदाहरण नंबर 8 क्या कहता है और इससे हम समझेंगे कि विलोपन विधि क्या होता है। कह रहा है कि दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 9 संबंधित 7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4 संबंधित 3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति महीने में 2000 रुपया बचा लेता है तो उनकी मासिक आय क्या होगा। अब प्रश्न ये है बेटा कि कोई व्यक्ति अगर पैसा बचाता है, महीने का कुछ पैसा बचाता है, वो किस प्रकार से? तो सबसे पहली बात, कुछ कमाता है और कुछ खर्च करता है। तो जितना कमाता है और जो खर्च करता है, तो कमाई में से खर्च को अगर घटा दिया जाए तो उसकी क्या निकल के आ जाती है, बचत निकल के आ जाती है। तो वही कह रहा है कि 2000 रुपया महीने में क्या कर लेता है, बचा लेता है। इसका मतलब जितना कमाता होगा और जितना खर्च करता होगा, दोनों का अंतर निकाला जाएगा तो कितने के बराबर आएगा, 2000 के बराबर आएगा। तो कैसे इस प्रश्न को करेंगे, बड़ा सरल है, चलिए देखते हैं। इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे? हम यहाँ पे जो दिया उसी के आधार पर करते हैं। दिया है दो व्यक्तियों की आय का अनुपात, आय का अनुपात ये क्या है, 9 संबंध 7। ठीक है जी, 9 संबंध 7। 9 संबंध 7 का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है 9/7। ठीक, अब ये क्या है, व्यक्तियों की आय का अनुपात। अब अगर हम दोनों व्यक्तियों का मासिक आय अलग अलग देखना चाहें तो क्या होगा? अब इसको ऐसे समझिएगा, 9/7 में अगर आप गौर से देखोगे तो यह जो आपका यहाँ पे भिन्न दिखाई दे रहा है, यह भिन्न में कोई भी ऐसा गुणनखंड नहीं होगा जो एक दूसरे को विभाजित करे। इसका मतलब है कि 9/7 हमें किसी भी प्रकार से प्राप्त हो सकता है, जैसे समतुल्य परिमेय संख्याओं से या समतुल्य भिन्नों से प्राप्त हो सकता है। जैसे 9/7 का रूप 18/14 भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता है? 27/21 भी तो हो सकता है। कैसे? 18/14 को अगर हम काटे हैं तो 2×9 = 18 और 2×7 = 14, 9/7 आ जाएगा। 3×9 = 27 और 3×7 = 21, 9/7 आ जाएगा। इसका मतलब है कि अनुपात का जो मान होता है वह मान सदैव सबसे क्या होता है, न्यूनतम मान होता है किसी भी दिए गए भिन्न का या परिमेय संख्या का। इसका मतलब है कि जो ये आमदनी कर रहे होंगे मासिक, उनका दोनों व्यक्तियों का आमदनियों का जब एक दूसरे से भाग दिया गया है तो 9/7 है। तो 9/7 का मतलब थोड़े कि एक 9 रुपये महीना कमा रहा है, 7 रुपये कमा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। कि कुछ ऐसे केसेज हो कि एक 18,000 कमा रहा हो, एक 14,000 कमा रहा हो, या एक 27,000 कमा रहा हो, एक 21,000 कमा रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। या ये हो सकता है कि एक 9,000 कमा रहा हो, ये कितना हो रहा है, 7,000 कमा रहा हो। इसका मतलब है कि जब हम इसे अलग करेंगे तो यहाँ पे एक निश्चित मान इनके साथ गुणा के रूप में क्या कर लिया जाएगा, जोड़ लिया जाएगा। तो हम लिखेंगे दोनों व्यक्तियों का मासिक आय, मासिक आय क्रमशः क्रमशः ऊपर वाले को मैं लिख रहा हूं 9x तथा नीचे वाले को भी लिख रहा हूं 7x। कैसे आया? ये बिल्कुल इसी प्रकार से आया। यहाँ पे क्या है, 9 × 2, यहाँ पे क्या है
7 गुणे 2, यहाँ क्या है 9 गुणे 3, यहाँ क्या है 7 गुणे 3, तभी तो आया है। इसका मतलब है कि जिस संख्या से ऊपर गुणा हुआ उसी संख्या से नीचे, जिस संख्या से ऊपर गुणा हुआ उसी संख्या से नीचे। इसका मतलब है कि अगर हम ऊपर के लिए 9x लिखेंगे तो नीचे वाले के लिए क्या करना पड़ेगा 7x लिखना पड़ेगा, और यह x वही मान है जो इसमें क्या होगा गुणा होकर बाद में बताएगा कि इनका एक्चुअल में मासिक आय कितना था। क्लियर? तो ये हो गया दोनों व्यक्तियों की मासिक आय तथा दोनों दो व्यक्तियों की खर्चों का अनुपात, यह भी दिया हुआ बेटा, खर्चों का अनुपात, और ये हमारा कितना दिया है, यह दिया है 4 संबंधित थे। इसका मतलब कितना हुआ 4/3 होगा, और क्या होगा। फिर अब इनको अगर अलग अलग निकालें तो लिखेंगे दोनों व्यक्तियों के मासिक खर्च, अब 4 को अलग लिखना है, मासिक खर्च क्रमशः 4 को लिखेंगे तो अब x तो यहाँ प्रयोग कर लिया है, तो खर्च और क्या आय में अंतर है ना, आय कुछ और होगा खर्च क्या होगा कुछ और होगा, तो हम यहाँ पे लिखा है 4y तथा 3y। ठीक, एक को x के रूप में लिख लिया, एक को क्या किया y के रूप में लिख लिया, सही बात समझ में। अब कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति का महीने में 2000 रुपये का बचत होता है, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रत्येक व्यक्ति कितना रुपए बचाता है 2000, तो भैया जितना कमाए होंगे और जितना खर्च किए होंगे दोनों का अंतर कितना आएगा 2000 आएगा। तो पहले कंडीशन से पहला व्यक्ति 9x कमाता है महीने का और 4y खर्च कर देता है, तो इनका अंतर कितना बच के आ रहा है 2000 रुपये के बराबर आ रहा है। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक, दूसरे में कहानी क्या है कि दूसरा व्यक्ति 7x कमाता है और 3y खर्च कर देता है, तो भी इसके पास कितना बचता है 2000 रुपये बचता है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तो जो अब तक हमने किया वो बड़ी सामान्य है, वो आपका एक तरीके से मौखिक प्रश्न का है। तो मौखिक प्रश्न में हमें 2 समीकरण प्राप्त करना था, 2 समीकरण हमने क्या कर दिया प्राप्त कर दिया। अब कहानी आती है विलोपन विधि का। जैसे विलोपन का अर्थ इंग्लिश में समझेंगे एलिमिनेशन, मतलब एलिमिनेट कर देना। इसका मतलब होता है कि जिसे आप एलिमिनेट कर रहे हैं वह उस प्रोग्राम या उस कार्यक्रम या उस प्रश्न का हिस्सा अब नहीं रहेगा। क्लियर? तो हम किस चीज को एलिमिनेट करते हैं, ध्यान से दिए गए समीकरण युग्मों में से या तो x को एलिमिनेट करेंगे या तो y को, दोनों में से किसी एक को एलिमिनेट करेंगे, विलुप्त कर देंगे, विलोपन करेंगे अगर विलोपन विधि आप लगा रहे हैं तो। अब कैसे एलिमिनेट होगा, तो पहला काम दोनों में से अगर कोई भी आपको एलिमिनेट करना हो तो दोनों में से देखते हैं कि क्या, मान लो कि हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो क्या x के गुणांक आपस में बराबर है। अगर गुणांक बराबर नहीं होते हैं तो पहला काम कर दोनों के गुणांकों को आपस में क्या करते हैं बराबर करते हैं। अब फिर या तो जोड़ते हैं या तो क्या करते हैं हटाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं देखिए, यहाँ पे है 7 और यहाँ पे क्या है 9, तो 7 का टेबल में 9 नहीं आता, 9 के टेबल में 7 नहीं आता, तो हम एक काम करेंगे समीकरण नंबर 1 में चाहे x वाला बड़ा हो रहा है तो y वाला कर लो। समीकरण नंबर 1 में यहाँ 4 है यहाँ 3 है, तो समीकरण नंबर 1 में 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा, और समीकरण नंबर 2 में 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब प्लस दोनों माइनस है, तो जब माइनस होगा या दोनों प्लस होगा तो घटाते हैं, और जब एक प्लस और एक माइनस होगा तो क्या करते हैं जोड़ते हैं। तो यहाँ देखिए बड़ी सरलता से हम इसमें गुणा करेंगे इस समीकरण में 3 से और इस समीकरण में गुणा करेंगे 4 से। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे शाब्दिक भाषाओं में कि समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर
और जब गुणा करेंगे तो प्रत्येक पदों में गुणा होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो करिए 3 का गुणा इन सब में करिए तो कितना आएगा, तो देयरफॉर, अच्छा गुणा यहाँ करने लिखाना है तो मैं लिखिए गुणा कर घटाने पर, गुणा कर घटाने पर। तो यहाँ हो जाएगा 3 का गुणा करें तो 9 के 27x माइनस 12y, और ये हो गया 3 दूना 6000, और यहाँ होगा 7 चौको 28x माइनस 12y, और यहाँ हो जाएगा 8000। ठीक, आप क्या करने जा रहे हो बेटा, घटाने जा रहे हैं, घटाने पर यहाँ सामने लिखिएगा घटाने पर। जब घटाते हैं ना तो नीचे वाले समीकरण का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो इसके आगे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस है, तो प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है, यह क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ भी प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। याद रखना इस बात। पहला काम कि दोनों में से किसी एक चर के गुणांकों को बराबर करना है। उसके बाद से अगर घटाने वाला है तो घटाइए, जोड़ने वाला है तो जोड़ दीजिए। अब अगर हम घटाएंगे तो जो नीचे वाला समीकरण होगा उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ये हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ प्लस था तो यहाँ आ गया माइनस, यहाँ माइनस था तो यहाँ आ गया प्लस, यहाँ प्लस था तो यहाँ क्या आ गया माइनस। अब देखो माइनस 12y और प्लस 12y, इनको आपस में जब जोड़ोगे तो यह दोनों कट के क्या दे देंगे, 0, तो इसको ऐसे कैंसिल कर दीजिएगा। अब 27 में से 28 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस x बचेगा। और 6000 में से माइनस 8000 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस 2000 बचेगा। ठीक है जी, माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। x का मान कितना बच गया, तो x इक्वल टू आ गया हमारा 2000। कितना आ गया बेटा, 2000। ठीक है जी, तो x का मान निकल के आ गया 2। अब ये तो x का मान आ गया, हमें मान किसका चाहिए, y का भी तो चाहिए। आप लिखिए यहाँ पे, अब जो x का मान निकाला है आपने वो अब आप स्वतंत्र हैं इन दोनों में से किसी भी एक समीकरण में रखने के लिए। तो आप लिखें x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो आप लिखेंगे चाहे 2 में रखने पर, जो भी अच्छा लगे आपको। x का मान समीकरण 1 में, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, समझ तो गए होंगे आप, 1 में रखने पर क्या आएगा आपका, देयरफॉर यहाँ देखिए 9 x के जगह पर कितना प्राप्त किया है 2000 माइनस 4 इंटू वाई इजकल टू 2000, कितना आ गया। और 9 का गुणा 2000 में करो तो 9 दूना कितना हो जाएगा 18, ये हो गया 18000 माइनस 4y बराबर 2000। अब 18000 को उधर लेके जा रहा हूँ तो माइनस 4y बराबर आ गया 2000 माइनस 18000, तो माइनस 4y बराबर कितना आ गया, ये आ गया माइनस 16000। तो y बराबर कितना आ गया, माइनस 16000 बटा माइनस 4। ठीक है, माइनस से माइनस क्या कैंसिल, 4 एकम 4, 4 चौको 16। तो y का मान कितना गया बेटा आपका, ये आ गया 4000 के बराबर। तो हमारा y का मान आ गया 4000। ठीक है जी, अब प्रश्न में पूछा क्या आपसे, तो प्रश्न पूछा है तो उनकी मासिक आय ज्ञात करें, केवल मासिक आय ज्ञात करना है आपको, उसका मासिक खर्च नहीं ज्ञात करना है। तो आप लिखेंगे अर्थात, अर्थात अर्थात यहाँ लिखे हो ना, दोनों व्यक्तियों की मासिक आय, दोनों व्यक्तियों की मासिक आय क्रमशः, पहले का कितना था देखो, क्रमशः 9x, 9 इंटू एक्स का मान कितना है 2000, 2000 बराबर 9 दूना 18000, तथा दूसरे का कितना था 7x, तो 7 इंटू 2000 मतलब 14000 रुपये है। और यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है, कितना सिंपल है, समझ में आया आपको विलोपन विधि, कुछ नहीं करना जी। चूंकि यहाँ पे वर्बल पहले ही आ गया है तो थोड़ा आपको समझने में हो सकता है कि हल्का सा आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन ध्यान से समझिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। दो व्यक्तियों की मासिक आय दिया गया, उनका अनुपात, आय नहीं दिया गया उनका अनुपात दिया गया, और मासिक खर्च का भी अनुपात दिया गया। हमने
मासिक आय अलग अलग जब माना तो एक हो गया 9x और एक हो गया 7। मासिक खर्च निकाला तो एक हो गया 4y और एक क्या हो गया 3y। अरे भैया जितना कमाएगा जितना खर्च करेगा उन दोनों का अंतर से कुछ बचेगा तो वही ना बचत होगा। तो यहाँ पे पहले की कमाई और खर्च का अंतर आया 2000, दूसरे की भी कमाई और खर्च का अंतर कितना आया 2000। अब यदि आप विलोपन विधि लगा रहे हो तो विलोपन विधि का मतलब होता है एक को विलुप्त करना, किसी या तो x को विलुप्त करो या तो y को विलुप्त करो। अब x और y विलुप्त कैसे होगा, कोई दोनों में से एक कैसे विलुप्त होगा, तो जब उनके गुणांक आपस में क्या होंगे बराबर। अगर गुणांक बराबर नहीं है तो गुणांकों को पहले बराबर करिए। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हम y को चाह रहे हैं विलुप्त करना, इसलिए चाह रहे थे क्योंकि छोटा है ये थोड़ा बड़ा है, अंक इनके आगे क्या है बड़े हैं। आपको मन करे तो आप x को करिए, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे y को करना चाह रहे हैं तो यहाँ 4 है यहाँ 3, दोनों एक दूसरे का टेबल में नहीं आते, सबसे बड़ी बात है। तो बराबर करने के लिए इसको भी 12 बनाओ इसको भी 12 बनाओ। अगर 6 बनाओगे तो ये 6 रहेगा लेकिन ये 8 हो जाएगा, बराबर नहीं होगा। तो 12 पे दोनों बराबर होंगे तो इसमें गुणा कर दो 3 का, इसमें गुणा कर दो 4 का। वही किया हमने, यहाँ पर मान प्राप्त होगा। अगर एक जैसे चिन्ह है दोनों पे तो आप घटाते हैं, चिन्ह अलग अलग होता है तो दोनों का क्या करते हैं जोड़ते हैं, और घटाते वक्त नीचे वाले समीकरण का चिन्ह क्या होता है बदल जाता है। क्लियर है। यहाँ से जो मान प्राप्त हुआ वो पहले वाला जो समीकरण था उसमें उठा के रखना है, इन वाले समीकरण नहीं रखना है, पहले वाले समीकरण उठा के रखना है। और जब आप उठा के रखेंगे तो वहां से आपका y का मान निकल के आएगा। और चूंकि y का मान से यहाँ में कोई मतलब है नहीं, हमें सीधा मतलब किसका था मासिक का था, तो मासिक आपका कितना निकल के आया, दोनों व्यक्तियों का मासिक आय क्रम से निकल के आ गया। एक का आया 18,000 और एक का आ गया 14,000, 1400 हो गया। यहाँ पे 0 और बढ़ा लीजिए आप, 14,000 आएगा। ठीक, तो एक का आ जाएगा 18,000, एक का आ जाएगा 14,000। ठीक है जी, तो इतना आ गया, एक 18,000 आ गया, कितना आ गया 14,000 आ गया। क्लियर है। चलिए तो इसे आप नोट करें, समझ में मेरे ख्याल से आ गया होगा। तो चलो एक काम करो, फटाफट आप लाइक का बटन दबा दीजिए और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ने क्या करिए शेयर कर दिया, बताइए दोस्तों को कि सर क्लास आपका स्टार्ट हो गया है, फटाफट जुड़ जाए सारे लोग। और आप क्या करिए एक एक प्रश्न का यहाँ पे हल समझने का प्रयास करिए। अगर कोई इशू होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप हमसे आस्किंग कर लें, पूछ लें कहाँ भाई कि सर ये समस्या हो रही है, इसका थोड़ा क्या करिए आप निदान करिए, हम हर हाल में आपकी कोशिश करेंगे निदान करेंगे। नोट करिए इसे, बढ़ते हैं अगले आपके उदाहरण की तरफ। तो उदाहरण 8 के बाद अब हम बात करते हैं बेटा उदाहरण नंबर 9 की। क्या कहता है 9? 9 भी बहुत आसान है, बड़ा सिंपल है, और इसमें और अच्छे से आप विलोपन विधि को क्या कर पाएंगे समझ पाएंगे। क्या कह रहा है 9 देखिए, कह रहा है कि विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण युग्म के सभी संभव हल क्या करिए ज्ञात करिए। जितने भी पॉसिबल आपके हल प्राप्त होते हैं वो इसका क्या करिए ज्ञात करिए। समीकरण क्या दिया हुआ है 2x + 3y = 8 और 4x + 6y = 7। चलिए आरंभ करते हैं और इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सॉल्यूशन कैसे करो भैया, तो सबसे आसान काम सॉल्यूशन के लिए क्या करना है आपको, सर्वप्रथम दिए गए समीकरणों को पहले नोट करो। तो समीकरण हमारा दिया है 2x + 3y = 8 और 4x + 6y = 7, ये हमारा दिया। क्लियर है। अब पहला काम तो ये मिल गया। अब दूसरा काम चेक किया जाए, क्योंकि अब एक किसी को विलुप्त कर रहा है, तो चाहे x को विलुप्त करो चाहे y को विलुप्त करो। अब इसमें आप देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या होगा आपका कि इस समीकरण को जब हम करने जाएंगे तो यहाँ 4x है, यहाँ क्या है 2x। चलिए अब यहाँ पे या तो x को बराबर कर लें या तो y को बराबर कर लें, दोनों में किसी को बराबर कर सकते हैं, यह हर हाल में क्या होगा संभव होगा। ठीक है, तो हम क्या करें पहले एक काम करो, इसको नाम दे दो, ये हो गया समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। क्या लगता है यहाँ 4 है तो पहले में कितना से मल्टीप्लाई करते 2 से, तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, और 2 से गुणा कर तो 2 गुना कितना हो जाएगा, इसमें 2 से गुणा कर रहे हैं तो 4x + 6y = 16, और इसको हम नाम एक दे दो समीकरण नंबर 3।
अगर 1 में कर रहे हो तो ऐसा करो। अब क्या करो, 3 में से 2 को घटा दो तो लिखेंगे समीकरण। अच्छा, इसमें घटाएंगे क्यों भाई? क्योंकि देखिए सब में प्लस है, इसमें भी दूसरे में सब में क्या है, प्लस। तो आप लिखेंगे समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, और तीसरा क्या है 4x प्लस 6y इक्वल टू 16, और ये क्या है 4x प्लस 6y इक्वल टू 7। घटाइए घटाने पर, जब घटाने जाएंगे तो मैंने क्या बताया कि नीचे के चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं, तो बदलेंगे ए बी माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस, 4x से 4x कैंसिल, 6y से 6y कैंसिल, तो इधर का तो संख्या कितना बचा 0, और 16 में से 7 जाएगा तो इधर कितना बचेगा 9। ये तो बड़ा अजीब हो गया भाई, यहाँ तो एक्स वाई कुछ बचा ही नहीं। याद करिए प्रतिस्थापन में भी ऐसे प्रश्न आए थे, और यहाँ हम देख रहे हैं क्या 0 9 के बराबर है क्या, नहीं, तो आप कहेंगे यह असत्य है, यह असत्य है, यह असत्य है। क्यों? क्योंकि 0 9 के बराबर नहीं हो सकता है, यह असत्य है। इसलिए इसलिए दिए गए रैखिक समीकरण युग्म युग्म का कोई भी हल संभव नहीं है। बहुत सीधी सी बात है, इन परिस्थितियों में इसका कोई भी हल संभव नहीं होगा। अगर दोनों पक्ष बराबर आते हैं तो इस कंडीशन में अपरिमित रूप से कितने हल हो जाते हैं, अनेक हल हो जाते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए इसका कोई भी हल संभव नहीं होगा। क्लियर ना? नोट करें। नोट करने के बाद से अब हम बात करेंगे उदाहरण नंबर 10 की। बड़ा प्यारा उदाहरण है, चलिए 10 की बात करते हैं। अब बहुत महत्वपूर्ण भी है 10, इसलिए बहुत ध्यान से कंसंट्रेट होकर समझिएगा। नोट करें। तो उदाहरण नंबर 9 करने के बाद अब हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 10 की। अब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। क्या कहता है इस प्रश्न में? कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। कोई 2 अंकों की संख्या है और उसके अगर अंकों को उलट दें तो अब दोनों को आपस में जोड़ें तो उसका आंसर कितना आ रहा है, 66 आ रहा है। कह रहा है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2, अब जो संख्या है उनमें जो अंक है अगर उन दोनों अंकों का अंतर निकाला जाए और वो अंतर कितने के बराबर 2 हो तो आप संख्या ज्ञात कीजिए। और साथ में एक और क्वेश्चन है कि ऐसी संख्या कितनी। इस बात को कैसे समझें, तो इस बात को समझने के लिए एक काम करते हैं, यहाँ पर ध्यान समझिएगा। क्या करते हैं, पहले हम थोड़ा संख्या को समझते हैं कि एक संख्या कैसी होती है। जैसे मान लो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, संख्या। हमने एक संख्या लिया 12, 2 अंकों की संख्या हो, या हमने लिया 23, या हमने लिया 35, या हमने लिया 46, या हमने लिया 75, कोई भी संख्या ली, सब देखिए 2 अंकों की संख्या। क्या 12 को हम 10 प्लस 2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 23 को हम 20 प्लस 3 लिख सकते हैं। 35 को हम 30 प्लस 5 लिख सकते हैं। 46 को हम 40 प्लस 6 लिख सकते हैं। और 75 को 70 प्लस 5 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? अगर 2 अंकों की संख्या में है तो एक अंक इकाई का होता है, दूसरा अंक क्या होता है, दहाई का होता है। ऐसा ही होता है ना? अब देखिए अगर ऐसा होता है तो क्या मैं इसे 10 गुणे 7 प्लस 5 लिख सकता हूँ क्या, 70 प्लस 5 को? बिल्कुल लिख सकता हूँ सर। 10 7 70 और 70 5 कितना हो गया 75। इसको क्या लिख सकता हूँ 10 गुणे 4 प्लस 6। इसे क्या लिख सकता हूँ 10 गुणे 3 प्लस 5। इसे क्या लिख सकता हूँ 10 गुणे 2 प्लस 3। इसे क्या लिख सकता हूँ 10 गुणे 1 प्लस 2। ऐसे लिख सकता हूँ। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि यदि कोई संख्या बनाओगे तो इस संख्या में एक तो होगा इकाई का अंक और एक होगा दहाई का अंक, और दहाई में सदैव 10 का क्या होगा, गुणा होगा। आप देखिए सब में 10 कॉमन है, दिखाई दे रहा है, सब में 10 आया है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई संख्या हम ले रहे हैं और हमने कहा कि मान लीजिए कि उस संख्या में इकाई है आपका x और दहाई, सॉरी, इकाई है आपका y और दहाई आपका x,
तो क्या बनेगा भाई, संख्या क्या बनेगा, तो जब संख्या लेगा तो संख्या होगा 10 गुणे दहाई का क्या है x, 10 गुणे x और प्लस इकाई की जगह पे क्या आ जाएगा y है। ऐसा ही तो बना है सर, ठीक है, क्लियर है। तो अगर ऐसी बात है तो इसी को हम यहाँ पे मानेंगे, कैसे मानेंगे, सॉल्यूशन में देखिएगा। सॉल्यूशन में मान लेते हैं कि माना माना संख्या में इकाई का अंक, संख्या में इकाई का अंक हम मान लेते हैं y, तथा संख्या में दहाई का अंक x। अब बच्चे कैसे कहते हैं कि सर आपने तो उल्टा मान लिया यार, हमेशा x को पहले मानते हैं और y को क्या मानते हैं बाद में। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, अभी ऐसे माने हैं तो अभी आपके लिए बहुत सहूलियत होगी, नहीं ऐसे मानोगे ना तो थोड़ा सा आपको अरेंज करने में क्या होगी, दिक्कत होगी। तो इजी टू अंडरस्टूड हो, आपको आसानी समझ में आए, इसलिए हमने इकाई को y माना है और दहाई को क्या माना है, x माना है। इसलिए संख्या, अब आपको दो अंकों की संख्या लिखनी है तो संख्या क्या होगा, तो संख्या होगा 10 गुणे दहाई का स्थान पे क्या है x और इकाई का स्थान पे क्या होगा y। तो 10 गुणे x प्लस वाई मतलब 10x प्लस वाई, ये है। इसी संख्या का मान हमें क्या करना है, प्राप्त करना, और इसको हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। ठीक, अब प्रश्न आंसर या प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त क्या कहता है यहाँ पे देखिए, प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से दो अंकों की एक संख्या 10x प्लस वाई, ये दो अंकों की संख्या है, m उसके अंकों को उलटने पर, अंकों को मतलब जो अंक कौन है x और y, तो x का स्थान पे y आ जाए, y का स्थान पे क्या आ जाए x चला जाए, ये हो जाएगा 10y प्लस x। अंकों का स्थान पलट देने पर बनी संख्या का योग, इन दोनों संख्याओं का योग किसके बराबर है, 66 के बराबर। ठीक है, तो समझ लीजिए, कह रहा दो अंकों की संख्या, अंकों के स्थान पलटने से बनी संख्या, तो अंकों का स्थान पलट देने से देखो x का स्थान पर y आ गया, y का स्थान पर क्या चला गया x। देखिए जो संख्या बनी दोनों संख्याओं का योग किसके बराबर आ गया, 66। अब इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, यह आ जाएगा आपका 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x इक्वल टू 66। ऐड करो, 10x में x ऐड होगा 11x प्लस 10 में y ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 11y इक्वल टू 66। क्या करें भाई, सब में 11 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो सारे में हम 11 से भाग दे देते हैं। अब भाग देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा x प्लस वाई इक्वल टू 66, सॉरी 6 बचेगा ना, अरे 11 कम 11, 11 कम 11, 11 छः 6 बचेगा। ये हो गया समीकरण नंबर 2। पहला तो ये हो गया बेटा पहली प्रोसेस से। दूसरा क्या कह रहा है, यदि संख्या के अंकों का अंतर, संख्या के अंकों का अंतर, तो संख्या में अंक क्या है, एक है x और एक क्या है y, दो है। अब समस्या यहाँ पे ये है जिसको आपको समझना है, समस्या ये है कि अंतर कह रहा था किसमें से कौन घटेगा, ये तो यहाँ पे कोई क्लियर किया नहीं। तो x में से y भी घट सकता है और y में से x भी घट सकता है, तो यहाँ पे क्या होंगे, दो दो परिस्थितियां जनरेट होंगी। तो चलिए हम लिखते हैं द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से, और द्वितीय शर्त से एक बार हम क्या करते हैं, दहाई में से इकाई को घटाते हैं, तो x माइनस वाई बराबर कितना आएगा 2, ये हो गया समीकरण नंबर 3। तथा एक बार क्या करते हैं भाई, इकाई में से दहाई को घटा देते हैं, तो y माइनस एक्स बराबर 2, ये हो गया समीकरण 4। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब एक तो मूल समीकरण हो गया 2 वाला, और इसके साथ दो और समीकरण मिल रहे हैं, तो एक बार 2 और 3 को हल करो और एक बार 2 और 4 को हल करो, आपका मान प्राप्त हो जाएगा। कैसे प्राप्त होगा, तो यहाँ देखो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 और 3 को एक बार ध्यान से देखते हैं। तो समीकरण 2 और 3 में x के भी गुणांक बराबर है और y के भी गुणांक बराबर, साथ में यहाँ प्लस और यहाँ क्या है माइनस है, तो हम ये क्या करते हैं, दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ दे देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे
समीकरण 1+2 से, मतलब 1 में 2 को जोड़ने पर क्या आएगा, ऊपर नीचे लिख लीजिए। पहला नहीं, 1 2 थोड़ी होगा, 2 और 3 होगा, सॉरी। समीकरण 2+3 से, तो 2 क्या है भाई, 2 है x + y = 6, और 3 क्या है आपका, 3 है x - y = 2। आप जोड़ रहे हैं तो जोड़ने पर कोई भी चिन्ह परिवर्तित नहीं होता, ठीक है, स्पष्ट सुन लीजिएगा। जोड़ने पर कोई भी चिन्ह परिवर्तित नहीं होता, जबकि घटाने पर नीचे वाले समीकरण के चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। क्लियर है? तो अब आप जोड़िए, जोड़ेंगे तो देखिए x में x जुड़ेगा 2x, लेकिन प्लस y में माइनस y जुड़ेगा तो कट जाएगा वो, तो यहाँ पे कितना होगा, 6 2 कितना बचा, 8। तो x का मान कितना आया, तो 8/2, तो देयरफॉर x का मान निकल के आ गया 4। x का मान तो हमारा कितना आ गया, 4। अब इस x का मान आप समीकरण नंबर मन करे तो 2 में रखो, अच्छा मन करते 3 में, किसी में एक में रखो, तो हम लिख रहे हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे तो देयरफॉर यहाँ बन जाएगा 4 + y = 6। तो क्या होगा भाई, y का मान कितना आएगा, 6 - 4, तो y का मान हो जाएगा यहाँ पे 2। ठीक, तो 2 और 3 के आधार पे संख्या क्या हो, जो समीकरण में 2 और 3 को जोड़ने से x और y का मान आया है, इसके आधार पे संख्या क्या होगी, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से संख्या, संख्या क्या है यहाँ पे देखो, संख्या देखोगे तो यहाँ पे 10, x का मान कितना आया 4, प्लस y का मान कितना है 2, तो 10 4 जब 40 + 2 कितना हो गया 42। तो पहले दूसरे और तीसरे समीकरण को हल करने से जो संख्या प्राप्त हुई वो आ गई 42। ठीक, अब हम क्या करते हैं, दूसरे और चौथे को हल करते हैं। क्लियर है, कौन कौन को हल कर रहे हैं, दूसरे और चौथे को। अब इसके लिए थोड़ा जगह की कमी होने के कारण एक काम करिए, आप पहले एक स्क्रीनशॉट लेके इतना नोट कर लें, फिर मैं इस संख्या को यहाँ से हटा रहा हूँ। इसको जरूर अपने कॉपी में नोट करिएगा, नहीं तो बाद में आप भूल जाएंगे कि कैसे संख्याओं को मैनेज किया जाता है, उसे 10 कैसे मल्टीप्लाई करता है, वो आप भूल जाएंगे। तो मैं थोड़ा इसे हटा रहा हूँ। और अब देखिए क्या कर रहा हूँ मैं, अब मैं लिख रहा हूँ समीकरण 2 और 4 को जोड़ने को, समीकरण 2 + 4 से, 2 क्या है नोट करो, x + y = 6, और 4 क्या है y - x = 2। जोड़ दीजिए, आपको जोड़ना है ना, यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर, यहाँ देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है ना, और y y मिलकर कितना y होगा, ये हो जाएगा 2y, तो 2y = 8, तो y का मान कितना गया भाई 8/2, मतलब y का मान आ गया 4। ठीक, 4 आ गया। साथ में y का मान आप समीकरण नंबर 2 में रख दो, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या आएगा, देयरफॉर यहाँ पे आ जाएगा x + 4 = 6, तो यहाँ से x का मान कितना आएगा 6 - 4, तो x का मान कितना आएगा 2 आ जाएगा। ठीक, तो अब इसके बिहार पे संख्या कितनी होगी, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से संख्या, तो संख्या होगा 10 × x, x का स्थान पे कितना है 2 और +4, ये कितना गया 20 + 4 कितना गया 24। इसका मतलब है कि एक तो इसने कहा संख्या ज्ञात किया, तो संख्या आपका क्या होगा 42 हो जाएगा, या क्या होगा 24। कितनी ऐसी संख्या हो सकती है, इतनी कुल कितनी संख्या हो सकती है, 2 हो सकती है, तो आप लिखेंगे कुल संख्याएं 42 तथा 24 हो सकती है, यही केवल 2 संख्या हो सकती है। क्लियर है, स्पष्ट है कि नहीं, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, बड़ा आसान था, आप इसे क्या करिए
नोट कर लीजिए। और इसके बाद उदाहरण नंबर 10 के बाद हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में लेके आएंगे 3.3 का पहला और दूसरा प्रश्न देखेंगे उसमें, या अधिकतम जितना हो सकेगा उतना देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको ज़्यादा समझ में आया होगा और विलोपन विधि भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए नोट करिए और बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।